दो बहनों का मायका। अवस्थी परिवार में मनोज अपनी मां पूनम और दो बहनें रचना और तारा के साथ रहा करता था। कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। बेटा, तुम्हें रूबी पसंद तो है ना? मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है आपने मेरे लिए जिसे भी पसंद किया होगा वो बेस्ट ही होगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन शादी एक बड़ा फैसला है, तो मैं बस चाहती थी कि तू बाद में पछताए ना। नहीं पछताऊंगा माँ, डोंट वरी। अरे मम्मी, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हो? आपको पता है भैया हमेशा गुड बॉय बनकर रहे हैं, तो अब कैसे वो आपके खिलाफ जाएंगे? गुड बॉय बनकर रहेगा क्या मतलब? वो गुड बॉय है। अरे हाँ, वही मतलब। तुम लोगों को तो बस हर समय मजाक ही सूझता रहता है। सही कहा बेटा तूने। ये दोनों इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी बस हर समय मस्ती करती रहती हैं। ऐसा नहीं है माँ। अच्छा, ऐसा नहीं है तो बताओ क्या काम किया है तुमने? हमने ना वो हवा निकल गई ना, इसीलिए कह रही हूँ फालतू बातें ना करो और काम पर लग जाओ। शादी वाला घर है, कितने काम पड़े हैं। शादी का दिन आ गया और मनोज की रूबी से शादी धूमधाम से हो गई। नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो बेटा। कैसी हो तुम? थक गई होगी ना? नहीं मम्मी जी, सब ठीक है, बस सब कुछ थोड़ा नया है तो। अरे नहीं, नवेली दुल्हन को क्यों परेशान कर रही हो मम्मी? चलो भाभी, हम तुम्हें घर दिखाते हैं। हाँ भाभी चलो ना, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा भी दिखाएंगे। वो दोनों रूबी को घर का हर कोना दिखाती है। रूबी बहुत खुश थी कि उसके साथ इतनी प्यारी ननदें हैं जो उसे हर चीज़ में मदद कर रही हैं। तुम दोनों तो बहुत प्यारी हो, मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होगा। हाँ भाभी, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, कोई भी बात हो हमसे कह देना। अरे रूबी बेटा, ये दोनों सही कह रही हैं। हमारे घर में सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। तुम भी जल्द ही परिवार का हिस्सा बन जाओगी। शुरुआत में तो रूबी के ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब मिलकर हंसी खुशी के साथ रहते थे। फिर एक दिन रूबी अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। माँ, मुझे आपका दिया हुआ डिनर सेट बहुत पसंद आया, वो ना मेरा फेवरेट है, मैं उसे हमेशा संभाल कर रखूँगी। रचना और तारा दरवाजे के पीछे खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। चल तारा, एक आइडिया आया है। क्या आइडिया? अरे तू बस दिखती जा। रचना ने अपने घर का डिनर सेट चुपके से छिपा दिया। कुछ दिनों बाद घर में मेहमान आए। मम्मी, वो हमारा डिनर सेट नहीं मिल रहा है, जाने कहाँ चला गया? मेहमान खाने का वेट कर रहे हैं। तुम लोग तो कुछ भी ढंग से रखना नहीं जानती। जाओ भाभी से मांग लो, उसके पास है। ठीक है, अभी लाती हूँ। रचना ने रूबी से उसका डिनर सेट मांगा तो उसने दिल पर पत्थर रखकर उसे वो डिनर सेट दे दिया। थोड़ी देर बाद रचना और तारा चुपके से रूबी के डिनर सेट को रसोई में ले गई और उसे तोड़ दिया। अरे ये क्या हो गया? आपकी गलती है दीदी। नहीं, तुम्हारी गलती है, तुमने इसे किनारे पर क्यों रखा? अरे ये क्या हो गया? आई एम सॉरी, ये तारा ने ऐसे रखा कि गिर पड़ा। अब मेहमानों को खाना किस में परोसेंगे? रूबी अपना टूटा डिनर सेट देखकर बहुत दुखी होती है, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। उसे लगता है कि ये सचमुच एक गलती होगी। कुछ देर बाद रचना और तारा स्टोर रूम से अपना पुराना डिनर सेट निकाल कर लाती हैं। अरे ये तो गलती से स्टोर रूम में रख दिया गया था। देखो, मिल भी गया। रूबी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, इसलिए वो चुप रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने दर्द को छुपा लेती है। फिर शाम में मनोज को अपने डिनर सेट की बात बताती है। मनोज, आज मैंने अपना फेवरेट डिनर सेट रचना और तारा को दिया और वो उनसे टूट गया। वो मेरी माँ ने दिया था। अरे रूबी, तुम परेशान मत हो, मैं जानता हूँ वो तुम्हारे लिए कितना खास था। आई एम सॉरी, मैं उसे वापस तो नहीं ला सकता, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। कल हम कुछ अच्छा करेंगे ताकि तुम्हारा मन खुश हो जाए। ये सुनकर रूबी को बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन मनोज रूबी के लिए एक नया फ़ोन लेकर आता है। देखो रूबी, ये तुम्हारे लिए, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। हो, ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू मनोज। रचना और तारा ये देखकर उसे जलने लगती हैं और वो फ़ोन देखने के लिए मांग लेती हैं। भाभी, ये फ़ोन तो बहुत अच्छा है। हाँ, तुम्हारे भाई लाए हैं। लेकिन आप भला इतने महंगे फ़ोन का क्या करोगी? ये मैं रख लेती हूँ। क्या? सही बात है दीदी, ये आप ही ले लो। अरे पर ये मेरा है। रूबी, क्या करोगी तुम इतने महंगे फ़ोन का? तुम्हें तो सिर्फ घर के काम करने होते हैं और फ़ोन पर बातें करनी होती है। रूबी अपनी सास के आगे कुछ नहीं बोल पाई और उसने मजबूरी में नया फ़ोन रचना को दे दिया और बदले में उसे पुराना टूटा हुआ फ़ोन दे दिया गया। भाभी, ये फ़ोन तुम्हारे लिए सही रहेगा। रूबी बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन रूबी की माँ उससे मिलने आई। आंटी जी, आप यहाँ बैठिए, हम रूबी को बुलाते हैं। हाँ, आप आराम से बैठिए, भाभी अभी आपसे मिलने आएंगी। फिर रचना और तारा रूबी के पास जाती हैं।
भाभी जल्दी से अपने कमरे की सफाई कर लो, आज मेहमान आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। अपनी ननदों के झूठ के कारण रूबी सफाई में लग गई और उधर हॉल में उसकी माँ इंतजार करती रही। आंटी जी रूबी कह रही है कि वो अभी आ रही है। हाँ अच्छा, मैं इंतज़ार करती हूँ। रूबी की माँ 2 घंटे तक इंतज़ार करती रहती है लेकिन रूबी नहीं आती। आखिरकार तंग आकर उसकी माँ जाने लगती है। लगता है अब मुझे जाना पड़ेगा, इतना इंतज़ार कर लिया अब और नहीं। तभी रूबी कमरे से बाहर आती है। अरे माँ आप रुको, कब आई आप? इतने समय से मैं यहाँ इंतज़ार कर रही थी और तुम अब आ रही हो। जाओ अपना काम करो। माँ ऐसा मत कहो ना, मेरी बात तो सुनो, रुको तो सही माँ। नहीं रूबी, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रूबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूबी को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उसकी ननदें जानबूझकर ऐसा कर रही है। फिर एक दिन रूबी ने हल्की आंच पर दूध उबलने के लिए रखा और कुछ समय के लिए रसोई से बाहर चली गई। पीछे से रचना और तारा ने आंच तेज कर दी, जिससे दूध उबलकर गिर गया। अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो आज धीमी रखी थी। भाभी आजकल ना चीजें बहुत भूलने लगी हो आप। रूबी को कुछ शक हुआ लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो वहां से उठकर चली जाती है। ये 2 बहनों का मायका है। भाभी तो अभी से डर गई। बेचारी। ऐसे ही एक और दिन रूबी ने छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाले और अपनी ननदों से कहा, रचना, तारा, मैं नहाने जा रही हूँ, अगर बारिश आ जाए तो कपड़े उतार लेना। ठीक है भाभी, अब चिंता ना करो। लेकिन जब बारिश आई तो ननदों ने कपड़े नहीं उतारे। जब रूबी ने पूछा तो उन्होंने कहा, भाभी आपने तो हमें कुछ नहीं कहा था, झूठ मत बोलिए। अरे लेकिन मैंने तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, अपना क्या हमारे ऊपर तो ना डालो भाभी। हाँ नहीं तो। रूबी चुप हो गई। फिर जब बड़ी मुश्किल से कपड़े सूखे तो उसने वो सब प्रेस करके कमरे में रखे। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि रचना और तारा उसके कमरे में कपड़ों को बिगाड़ रही है। अब तक तो मुझे शक था, पर आज अपनी आंखों से देख लिया कि मेरी ननदें ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। मुझे इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाना है तो इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। और रूबी ने एक योजना बनाई। एक दिन उसने तारा से कहा, तारा, क्या तुम मेरे साथ आज दोपहर खाने पर चलोगी, तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट में? हाँ भाभी, क्यों नहीं, मुझे तो वहाँ का खाना बहुत पसंद है। रूबी ने तारा को रेस्टोरेंट ले जाकर खूब खिलाया पिलाया। दोनों ने बहुत मज़े किए। वापस आकर रूबी ने जानबूझकर रचना के सामने तारा के साथ अपने अच्छे समय का जिक्र किया। तारा, आज का दिन कितना मज़ेदार था, है ना? हमने कितना अच्छा खाना खाया और कितनी बातें भी की। हाँ भाभी, आज का दिन बहुत अच्छा था, मैं ना बहुत खुश हूँ। रचना को ये सब सुनकर थोड़ी जलन महसूस हुई, पर वो कुछ नहीं बोली। तारा को तो आज कितना मज़ा आया और मुझे बताया तक नहीं। मुझे भी जाना चाहिए था। रचना के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी और तारा का सारा ध्यान अब रूबी की तरफ हो गया था। रूबी ने महसूस किया कि उसका प्लान सही दिशा में जा रहा है। कुछ दिन बाद रूबी ने फिर तारा से कहा, तारा, मुझे फिर से उस रेस्टोरेंट में जाने का बहुत मन हो रहा है। उस दिन ना तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया था, लेकिन अब नहीं जा सकती। क्यों भाभी, क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि रचना को अच्छा नहीं लगा था ना। वो कह रही थी कि तारा को मत ले जाया करो, वो बहुत खाती है और पता नहीं क्या क्या। क्या रचना दीदी ने ऐसा कहा? भाभी अब चलिए, मैं देखती हूँ रचना दीदी क्या कहती हैं। भाड़ में जाए, वो खुद तो कहीं ले जाती नहीं है और कोई ले जा रहा है तो बीच में अड़चन बन रही है। रूबी की योजना काम कर रही थी। उसने तारा और रचना के बीच एक चिंगारी जला दी थी। रूबी ने तारा को फिर से रेस्टोरेंट ले जाकर खूब मज़ा करवाया। तारा बहुत खुश हुई। वापसी पर रूबी ने तारा के लिए एक खूबसूरत बैग भी खरीदा। तारा, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। थैंक यू भाभी, आप ना सबसे बेस्ट हो। रचना को तारा और रूबी की नज़दीकी देखकर बहुत जलन हो रही थी और इसके चलते वो तारा से सीधे मुंह बात तक नहीं कर रही थी। इसका फ़ायदा रूबी ने खूब उठाया। उसने एक खूबसूरत ड्रेस खरीदी और घर आकर रचना को दी। रचना, ये तुम्हारे लिए, मुझे लगा तुम्हें ये बहुत पसंद आएगी। वाह भाभी, ये तो सच में सुंदर है। फिर रूबी तारा के पास गई और बोली, तारा, मैंने एक ड्रेस तुम्हारे लिए खरीदी थी, लेकिन वो ना रचना ने ले ली। उसने कहा कि तुम्हें ये ड्रेस नहीं आएगी क्योंकि तुम मोटी हो गई हो और तुम पर अच्छी भी नहीं लगेगी। तारा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या दीदी ने ऐसा कहा? बड़ी बहन के नाम पर कलंक है ये औरत। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। आपको पता है, आपका वो डिनर सेट उन्होंने जानबूझकर तोड़ा था। क्या? वो रचना ने तोड़ा था? ये तो उसने बहुत गलत किया।
मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये आपको पहले नहीं बताया, पर आज शायद उसी की सज़ा मुझे मिली है कि मेरी बहन ने मेरा भी हक मान लिया। रूबी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने कंट्रोल किया क्योंकि अभी उसे अपने दुश्मनों को आपस में और उलझाना था, जिससे उसकी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो सके। एक रात जब सब सो रहे थे, रूबी ने चुपके से रचना का मोबाइल उठाया और तारा को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यहाँ तक कि व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया। भाभी देखो ना, दीदी ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। अरे रे 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 तारा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम परेशान मत हो, शायद कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं बात करूंगी रचना से। तारा ने भी गुस्से में आकर रचना को ब्लॉक कर दिया और उसी दिन रचना ने भी ये नोटिस किया और रूबी से कहा, भाभी तारा ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, ये क्या कर रही है वो? अरे रे रचना, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो, मैं तारा से बात करूंगी, शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी। रूबी ने दोनों को सांत्वना दी, लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश थी। रूबी ने अपनी चालाकी से घर के माहौल को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया था। इसी दौरान रचना एक लड़के से बात कर रही थी और जब लड़के ने उसे मिलने बुलाया तो वो बहुत खुश हो गई। वो तुरंत अपनी भाभी रूबी को इस बारे में बताने गई। भाभी एक लड़का है जो मुझे बहुत पसंद है और आज मुझे उससे मिलने भी जाना है, मैं बहुत खुश हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है रचना, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाभी, मैं आपकी दी हुई ड्रेस पहनूंगी। हाँ वो ड्रेस बहुत अच्छी है, वही पहन लो, तुम उसमें बहुत सुंदर लगोगी। रचना ने तैयार होने के लिए ड्रेस निकाली और नहाने चली गई। इसी बीच रूबी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। उसने तारा के कमरे से उसकी नेल पॉलिश ली और रचना की ड्रेस पर डाल दी। जब रचना नहाकर वापस आई और ड्रेस पर नेल पॉलिश देखी तो वो गुस्से से भर गई। तारा ये तुमने क्या किया, मेरी ड्रेस खराब कर दी। अरे मैंने कुछ नहीं किया दीदी, तुम्हें कैसे लगा कि मैंने किया है? अरे झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास ही ये नील पॉलिश थी, तुम हमेशा मेरी चीजें खराब करने की कोशिश करती रहती हो। अरे मैंने कुछ नहीं किया दीदी, तुम बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। रचना और तारा के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को कोसने लगी। तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा तारा। देख लेना दीदी, इस बार मैं भी चुप नहीं रहने वाली। रूबी मन ही मन मुस्कुराई। उसकी चालाकी एक बार फिर सफल हो गई थी। रचना और तारा की लड़ाई जोरों पर थी, तभी अचानक पूनम वहां आ गई। ये क्या हो रहा है? हैं? क्या लड़ाई कर रही हो तुम दोनों? मम्मी तारा ने मेरी ड्रेस खराब कर दी, इस कमीने ने मेरी ड्रेस पर नेल पॉलिश डाल दी। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया है, दीदी बेवजह पगला गई है। तारा सच कह रही है, क्योंकि वो तो मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। वो तो पिछले 1-1.5 घंटे से बाहर ही नहीं आई। मैंने रूबी को देखा था जब वो तारा की नेल पॉलिश ले रही थी। मुझे लगा वो खुद के लिए ले रही है, पर लगता है शायद उसी ने तुम्हारे ड्रेस पर डाल दी। ये सुनकर दोनों ननदें एकदम सन्न रह गई। फिर दोनों का गुस्सा रूबी पर फूट पड़ा। भाभी आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपसे हमारी खुशियां देखी नहीं जाती? भाभी आप इतना गिर सकती हैं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर विश्वास करो। तभी वहां मनोज भी आ गया। ये क्या हो रहा है? सब क्यों चिल्ला रहे हैं? भैया भाभी ने जानबूझकर मेरी ड्रेस खराब की और तारा के खिलाफ मुझे भड़काया। भैया इन्होंने हमें लड़वाया है, हमें ऐसी भाभी नहीं चाहिए, इन्हें घर से निकाल दो। ये सच है क्या रूबी? तुमने ऐसा किया? नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। भैया इसे घर से बाहर निकालो, हमें ऐसी चालाक औरत की जरूरत नहीं है जो हमें आपस में लड़वाए। मनोज, तुम्हें फैसला लेना ही होगा, यह सब और नहीं चलेगा। रुक जाइए आप लोग, इतनी जल्दी ना करिए, मुझे पूरी बात समझने दीजिए। रूबी सच सच बताओ क्या हुआ था? तुमने रचना की ड्रेस क्यों खराब की? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया था। जब से मैं इस घर में आई हूँ, रचना और तारा ने मुझे बहुत परेशान किया है। पहले उन्होंने मेरी माँ का दिया हुआ डिनर सेट तोड़ा, फिर मेरे नए फ़ोन को छीन लिया और मुझे पुराना फ़ोन दे दिया। इसके बाद मेरी माँ जब मिलने आई तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, जिससे मेरी माँ नाराज़ होकर चली गई। मनोज और पूनम हैरान होकर रूबी की बातें सुन रहे थे। ये लोग जानबूझकर मेरे काम बिगाड़ती थी, दूध उबालो तो आंच बढ़ा देती, बोलकर जाओ फिर भी बारिश में कपड़े नहीं उठाती और मेरे प्रेस किए हुए कपड़ों को बिगाड़ देती और न जाने क्या क्या। इसलिए मैं मजबूर हो गई। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वो समझ सके कि मुझे कैसा महसूस होता है। बेटा हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी। रचना, तारा, क्या है ये सब? क्या ये सच है? हाँ भैया। जी भैया। वाह क्या बात है, ये करके तुम दोनों ने बहुत बड़ा तीर मारा है ना। अब मैं कह सकता हूँ कि रूबी ने जो भी किया वो मजबूरी में किया, क्योंकि तुमने उसे हर वक्त परेशान किया।
जब वो इस घर में आई थी तो बहुत खुश थी कि उसकी दो दो ननदें हैं, लेकिन तुम दोनों ने उसकी खुशी छीन ली और बेचारी सब कुछ चुपचाप सहती रही। आई एम सॉरी भैया। माफी मुझसे नहीं, अपनी भाभी से मांगो। रचना और तारा शर्मिंदा हो गई। उन्होंने सर झुकाकर माफ़ी मांगी। हमें माफ़ कर दो भाभी, हमें समझ में नहीं आया कि हम तुम्हें कितनी तकलीफ़ दे रहे थे। हाँ भाभी, हमने शरारतों की हद पार कर दी, हमें माफ़ कर दो प्लीज़। ठीक है, बस आगे से ऐसा मत करना, हम सब मिलकर खुश रह सकते हैं। हम सब एक परिवार है और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि परेशान करना। अब कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। चलो मेरी पत्नी का मोबाइल वापस करो। ये लीजिए। पर मेरी ड्रेस? मेरे पास उससे भी अच्छी ड्रेस है, तुम वो ले लो। ये सुनकर रचना खुश हो गई और इस तरह सबने एक दूसरे की गले लगाकर सुलह कर ली। परिवार में फिर से खुशियां लौट आई और रूबी को भी अब अपने ससुराल में एक नया सुकून मिला।